कहानी है जीतने की बजाय हार। अस्पताल में आज मरीज कम थे। कॉफी रूम में सब डॉक्टर्स कॉफी पीने आ बैठे। कॉफी और बिस्कुट के साथ बातचीत का दौर भी चल पड़ा। डॉक्टर मेघानी बोले, पता है आप सबको कि डॉक्टर अभय की छुट्टी कर दी गई है। अरे छुट्टी नहीं कर दी गई है, वह स्वयं छुट्टी पर गए हैं। डॉक्टर नूपुर बोले, क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर मेघानी बड़े तमक कर बोले, मैंने खुद वह कागज देखा है जिसमें उन्हें नौकरी छोड़ने का आदेश दिया गया है। अच्छा, हम तो यही समझे थे कि वह कहीं बाहर जाने के लिए छुट्टी चाह रहे थे। कमरे में बैठे सभी डॉक्टर्स एक स्वर में बोल उठे, तब तो आपको यह भी पता होगा कि उनको क्यों निकाला गया है। डॉक्टर मेघानी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ यार, आप जानते ही हो कि डॉक्टर अभय गायनेकोलॉजिस्ट था, यानी कि स्त्री रोग विशेषण। स्वाभाविक है कि महिलाएं, जवान लड़कियां और बालिकाएं ही इलाज के लिए आती थीं। ये हजरत उनका चेकअप करने के बहाने उनके साथ बेहुदी हरकतें करते। काफी दिनों से यह क्रम चल रहा था। यौन शोषण से पीड़ित शर्म और डर के कारण चुप रह जाती। कब तक ऐसा चलता? आखिर कभी तो भेद खुलना ही था। नर्सों और जूनियर स्टाफ में खुसर पुसर चलती, पर रिपोर्ट कौन करे? मैनेजमेंट के पास जब शिकायतें आने लगी और ये शिकायतें सही पाई गईं, तब तो उनका हिसाब होना ही था। तो अब उनकी जगह कौन डॉक्टर आ रहा है? आ नहीं रहा। आ रही है एक लेडी डॉक्टर। सही भी है, महिलाओं के लिए लेडी डॉक्टर ही होनी चाहिए। अपने कॉफी क्लब की भी रौनक बढ़ जाएगी। डॉक्टर मेघानी चहकते हुए बोले। 4-5 दिन के बाद लेडी डॉक्टर अपर्णा तिवारी का आगमन हुआ। कॉफी ब्रेक में सब बड़ी उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। तब तक किसी को उनका नाम नहीं मालूम था। जैसे ही डॉक्टर अपर्णा ने कमरे में कदम रखा, सबने उनका अभिवादन किया और बारी बारी से अपना परिचय कराया। डॉक्टर सागर मोहनीश परिचय देने के पहले ही बोल पड़े, अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं सागर मोहनीश। हम दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ साथ थे। आप तो वैसी की वैसी हैं, पर मुझ में बहुत चेंज आ गया है। अरे सागर, हाँ हाँ पहचान लिया। चेंज तो आया है, डॉक्टर अपर्णा बोली। सागर बोला, चेंज तो आना ही था। शादी को 10 साल हो गए, 2 बच्चों का बाप हूँ। डॉक्टर सागर का मन था कि कह दे कि जवान था तो तुम्हारे पीछे कितना भागा, पर तुमने घास नहीं डाली। ताक झांक करता, आगे पीछे घूमता, बात करने के बहाने ढूंढता, पर तुम पर तो कोई असर ही नहीं होता। नक चढ़ी थी और अपने आप को बहुत समझती थी। कॉफी ब्रेक में सभी रोज मिलते। 15 मिनट आधे घंटे में इधर उधर की बातें करके सब अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते। कभी कभी डॉक्टर सागर और डॉक्टर अपर्णा सामने दिख जाते तो औपचारिक बातें कर लेते। अपर्णा की कार अभी तक नहीं आई थी, इसलिए कभी कभी सागर शिष्टाचार के नाते उसे घर ड्रॉप करने का प्रस्ताव रख देता। पर अस्पताल की गाड़ी अपर्णा को लाने और छोड़ने आती थी, इसलिए कहती फिर कभी। एक बार अस्पताल की गाड़ी खराब हो गई तो स्वयं अपर्णा ने सागर को घर छोड़ने के लिए कहा। सागर तो तैयार ही था। अपर्णा के उतरने के पहले सागर बोला, घर ही चलती, खाना कर निकल जाती, मैं छोड़ देता। अपर्णा बोली, नहीं अभी मैं बहुत थकी हुई, आप भी थके हैं, फिर कभी। सागर को देखकर अपर्णा को लगा कि अच्छा खासा लड़का है, मैंने कितना इग्नोर मारा इसको। खैर अब वेल सेटल्ड है, शादी हो गई, बच्चे भी हैं, अच्छी ही लड़की मिली होगी। हमारे यहाँ तो डॉक्टरों की हैसियत बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ, एक दिन जाकर देखूंगी तो सही उसकी बीवी और बच्चों को। कुछ दिन बाद एक मेडिकल कैंप लगा। मरीजों की भारी भीड़ थी, दम मारने तक की फुर्सत नहीं थी। काम निपटाते निपटाते काफी रात हो गई। रास्ते में कहीं खाना ही नहीं मिला। सागर ने अपर्णा से कहा, आप मेरे साथ चलो, खाना घर पर ही खा लेना, फोन कर देता हूँ। अपर्णा मान गई। घर पहुँचते ही घंटी बजाई। पत्नी ने दरवाजा खोला और हंसकर अपर्णा को हेलो बोला, यह राधिका है। राधिका, यह अपर्णा है। आप लोगों को भूख लग रही होगी, सीधे खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं, राधिका बोली। अपर्णा और सागर हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गए। सबको परोसकर राधिका खुद भी बैठ गई। खाने के दौरान अपर्णा ने राधिका को गौर से देखा। छरहरे बदन की बड़ी सुंदर और प्यारी लग रही है, शायद उससे भी ज्यादा। दोनों बच्चे भी क्यूट लगे। अपर्णा ज्यादा देर नहीं रुकी,
सागर उसे छोड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। रास्ते में अपर्णा ने कहा, बड़ा प्यारा घर है, उतनी ही प्यारी बीवी और बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगा मिलकर। रात को सोते समय अपर्णा का ध्यान सागर की ओर गया। न जाने क्यों उसे थोड़ी बेचैनी हो रही था। राधिका का मोहक चेहरा उसे विचलित कर रहा था। उसे कितना घमंड था अपनी सुंदरता का। सागर भी तो उस पर लट्टू था। उसी सागर को उससे भी अधिक खूबसूरत लड़की मिल गई। राधिका से ईर्ष्या उसे कमजोर कर रही थी और उससे स्वयं को ऊंचा सिद्ध करने की जिद जोर पकड़ रही थी। उसके मन में अजीब सी उहापोह चल रही थी। अगले दिन कॉफी रूम में सागर और अपर्णा अकेले थे। बाकी डॉक्टर्स कॉफी पीकर जा चुके थे। सागर ने अपर्णा से कहा, अपर्णा क्या आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर, अपर्णा ने कहा, पर यह आप क्या लगा रखा है? बंद करो यह आप। अच्छा भाई, यह बताओ कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अपर्णा ने लंबी सांस भरी। बोली, जानते ही हो न कॉलेज में कितनी नक चढ़ी थी। डॉक्टर बनने के बाद दिमाग और भी ऊंचा हो गया। अच्छे से अच्छे रिश्ते आए पर सबको रिजेक्ट करती रही। प्यार भी न कर पाए अपने इस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण। समय गुजरता गया। जब 45 की हुई तो लगा कब तक ऐसे ही बैठी रहूंगी। ऐसे तो कोई मिलने से रहा। यह सोच मैट्रिमोनियल में विज्ञापन दे दिया। पहला ऑफर आया तो उत्सुकता हुई। नौकर ने उसे ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा दिया। जैसे ही मैं कमरे में आई तो उससे हेलो कहते ही घबरा गई। उस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष की होगी। सर के काफी बाल उड़ चुके थे। शरीर भी थुल-थुल था। मैंने एक सुंदर से नौजवान की कल्पना की थी। उसके स्थान पर यह प्रौढ़। इस प्रकार 3 और व्यक्ति आए। सभी 55 से 60 की उम्र के। कोई तलाकशुदा, किसी की पत्नी मर चुकी थी वगैरह वगैरह। सभी मेरी कल्पना के विपरीत। परिणाम यह हुआ कि मेरा सारा मुलम्मा उतर गया। घर में भी लोगों ने ताना दिया कि इस उम्र में अब क्या तुझे जवान लड़का मिलेगा। मैं तो जैसे आसमान से जमीन पर आ गई। बस तब से शादी का विचार ही छोड़ दिया। सागर ने उसके दर्द को समझा। बोला, अरे तुम अभी भी इतनी सुंदर हो, जवान दिखती हो, डॉक्टर हो, कोई न कोई बहुत अच्छा मैच तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम सचमुच ऐसा सोचते हो या मेरा मन रखने की खातिर कह रहे हो? अपर्णा ने पूछा। नहीं नहीं, मैंने जैसा महसूस किया वह कहा। सागर बोला। अपर्णा को यह सुनकर कुछ चैन आया। उसे अच्छा लगा कि सागर ने उस पर ध्यान दिया है। अब उसके मन में यह उत्सुकता जागी कि क्या अभी भी सागर के मन में उसके लिए पहले की तरह दिलचस्पी है। बातों बातों में वह टोह लेती रहती। एक दिन तो अपर्णा ने यहाँ तक पूछ लिया कि क्या वह राधिका से अधिक सुंदर है। सागर ने इसका जवाब नहीं दिया। अपर्णा को यह अच्छा नहीं लगा पर वह यह भी समझ गई कि सागर के मन में उसके लिए अब कुछ भी नहीं है। उसे यह अपनी हार लगी। इससे उसकी अकुलाहट और बढ़ गई। वह इस कोशिश में लग गई कि किसी तरह सागर को जता सके कि वह उसे कितना पसंद करती है। सागर को लगता कि अपर्णा का आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। इसलिए वह सहानुभूतिवश उसकी तारीफ कर मनोबल बढ़ाने का प्रयास करता। अपर्णा अब मौके ढूंढती रहती कि किसी न किसी बहाने सागर का ज्यादा समय पा सके। कई बार अकेले खाने की दुहाई देकर डिनर के लिए रोक लेती। न जाने कितनी बार अफसोस जाहिर करती कि उसने कॉलेज के दिनों में उसे क्यों अनदेखा किया। अब उसके जैसा अगर कोई मिल जाए तो वह तुरंत शादी कर लेगी। एक दिन अचानक अपर्णा ने सागर से पूछ लिया, क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो और मुझसे शादी कर सकते हो? सागर अवाक रह गया पर दृढ़ता से बोला, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपर्णा अपना आपा खो बैठी। गुस्से से तमतमाती हुई बोली, तो सोचना शुरू कर दो क्योंकि मैंने भी ठान लिया है कि शादी करूंगी तो तुमसे ही। पागल हो गई हो क्या? दिमाग फिर गया है तुम्हारा? सागर भी गुस्से से भर उठा। अजीब स्थिति पैदा हो गई। सागर समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। सोचा कुछ दिनों बाद उसकी उदासीनता से शायद अपर्णा समझ जाएगी। एक दिन किसी जरूरी कागज लेने के लिए सागर को अपर्णा के घर जाना पड़ा। वह जल्दी में था पर अपर्णा ने चाय के बहाने उसे बैठा लिया। बोली, मैं बहुत परेशान हूँ, और जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी शांत हुई तो सागर ने परेशानी का कारण पूछा।
बोली, मेरे मन में बहुत दिनों से बहुत ऊहापोह चल रही है। बहुत सोचने के बाद मेरे पास इससे बचने के दो ही रास्ते हैं। एक मेरे हाथ में है, एक तुम्हारे। सागर हैरत से बोला, मेरे हाथ में? हाँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सागर एकदम खड़ा हो गया। बोला, यह असंभव है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता और न करूँगा। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? अपर्णा बोली, मैं तुमसे न तो कोर्ट मैरिज करने के लिए कह रही हूँ, न किसी मंडप में। बस चाहती हूँ कि मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भर सकूं। तुम पर शादी की कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगी और न ही किसी को यह बताऊंगी कि मेरी मांग में तुम्हारा सिंदूर है। तुम जैसे मुक्त हो वैसे ही रहोगे। क्या मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? यह कैसा अटपटा प्रस्ताव है, इससे तुम क्या पाओगी? सागर ने पूछा। अपर्णा बोली, मन की शांति। मैंने कभी अपनी हार नहीं मानी, पर न जाने क्यों जब से तुम्हारी पत्नी राधिका से मिली हूँ, तब से हार मेरे ऊपर हावी हो गई है। सागर जवाब देता, उसके पहले ही अपर्णा तपाक से सिंदूर की डिबिया उठा लाई। सागर हतप्रभ था। उसने दोनों हाथ पीछे कर लिए। तभी अचानक अपर्णा ने उसका एक हाथ खींचकर जबरदस्ती सिंदूर उड़ेल दिया और अपने बालों की ओर ले गई। सागर को संभलने का समय ही नहीं मिला और सिंदूर अपर्णा के बालों में छिटक गया। अपर्णा अंदर कमरे में जाकर दर्पण में स्वयं को निहारने लगी। तभी सागर घर से बाहर निकल गया। अगले दिन जब सब डॉक्टर्स ने अपर्णा के मांग में सिंदूर देखा तो चौंक गए। पूछा, डॉक्टर अपर्णा, आपकी शादी हो गई? कब? अपर्णा ने बड़ी सहजता से कहा, कल शाम को। लड़का पहले से ही तय था, अतः फटाफट सब हो गया। सागर समझ नहीं पाया कि कैसे रिएक्ट करे। बस थोड़ा जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। कॉफी भी नहीं पी। सब कुछ यथावत चलता रहा। सागर और अपर्णा एक दूसरे से कतराते रहे, पर किसी को संदेह नहीं हुआ कि उनके बीच कुछ हुआ है। एक दिन वह सागर की अनुपस्थिति में उसके घर राधिका से मिलने जरूर गई थी। राधिका ने उसे बधाई दी पर और कुछ न पूछा न कहा। उसे लगा कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई है। उस दिन कॉफी रूम में हमेशा की तरह सब बैठे थे। अचानक सागर के सीने में दर्द उठा। डॉक्टर्स सब मौजूद ही थे। जांच करने पर पता लगा कि दिल का दौरा पड़ा है और वह बहुत सीरियस है। तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी सागर को बचाया न जा सका। सब बेहद दुखी थे। किसी ने सोचा ही नहीं था कि सागर जैसे स्वस्थ व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है। सागर का शव एम्बुलेंस में उसके घर लाया गया। अपर्णा अपनी गाड़ी से पहुंचते ही अंदर राधिका के पास गई। राधिका का रोते रोते बुरा हाल था। अपर्णा उससे गले लगकर बहुत रोई, फिर थोड़ा संभल कर बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राधिका ने कहा, मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सागर ने मुझे सब बता दिया था। तुम्हारी मांग का सिंदूर न सागर के लिए कोई मायने रखता था न मेरे लिए, और नहीं तुम्हें पत्नी का दर्जा दिलवा सका। सागर ने हमेशा मेरे और अपने संबंधों की गरिमा और विश्वास को सबसे ऊपर माना था। तुमने जो किया उसमें सागर की कोई भूमिका नहीं है और नहीं कोई भागीदारी। तुम्हारे जुनून ने तुम्हें जीतने की बजाय हराया है। अब मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि यहाँ बेमानी सिंदूर पोंछने और चूड़ियां तोड़ने का कोई नाटक न करना। तुम्हारे इस आचरण से जहाँ एक ओर हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचेगा, वहीं दूसरी ओर सागर की आत्मा को भी कष्ट पहुँचेगा। तुम्हारी अंतरात्मा भी तुम्हें हमेशा कचोटता रहेगी और चैन से जीने नहीं देगी। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई कटुता नहीं है बल्कि सहानुभूति है। और राधिका ने अपर्णा के दोनों हाथ प्यार से थाम लिए। अपर्णा की आंखों से अविरल अश्रुधाराएं बह रही थी। लगता है उन्हीं के साथ उसका अहम और जुनून भी बह गए। वह राधिका के गले लग रोती रही, फिर बड़े बूढ़ों की तरह प्यार से उसका सिर सहलाकर एकदम घर से निकल गई। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।